हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। चैंपियंस ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है और इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आने वाले CHSL एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद करेंगे। उसके अलावा CGL एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे और इसके अलावा और भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उन सभी में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप हिस्ट्री के साथ साथ पूरा जो स्टैटिक कोर्स है, जो स्टैटिक पोर्शन है कोर्स का, उसे आप कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही अब हमारे पास टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जिसके पास कंप्यूटर घर पे नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो आप सीधा एक टैबलेट ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें ये सारे लेक्चर्स जो कि पूरा सिलेबस कवर करते हैं ये उसमें पहले से प्री लोडेड होंगे टैबलेट में। नहीं तो आप पेन ड्राइव भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा आप डॉक्टर गौरव को ईमेल भी कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com पे, या फिर सीधा वेबसाइट studyiq.in पर जाके भी आप इन पेन ड्राइव और टैबलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा MCQ सीरीज को। पहला सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह जी का कैपिटल क्या था? लाहौर, अंबाला, पटियाला या कपूरथला? तो देखिए, रणजीत सिंह जी जो थे वो सिख एम्पायर के फाउंडर थे। जो सिख साम्राज्य था उसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह जी ने करी थी और ये बात है लेट 18th सेंचुरी 1799 में उन्होंने सिख एम्पायर को स्थापित किया। लाहौर जीता और लाहौर को ही उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। तो आंसर है लाहौर। ये सारे शहर पंजाब में स्थित हैं, लेकिन लाहौर अब पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है, जबकि अंबाला, पटियाला और कपूरथला इंडिया का जो पंजाब है उसमें ये सभी शहर मौजूद हैं। रणजीत सिंह जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका लिंक है कोहिनूर डायमंड से। जो कोहिनूर हीरा था जिसे अफगान और पर्शिया के जो लुटेरे थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, वो जिसे नादिर शाह ले गया था, उसे बाद में उन्हीं के वंशजों से, अहमद शाह अब्दाली के वंशजों से रणजीत सिंह ने फिर से हासिल कर लिया था। और इसी तरह से कोहिनूर को फिर से भारत लाने वाले रणजीत सिंह जी थे। उसके बाद जब रणजीत सिंह जी के मरने के बाद इनके जो वंशज थे उनसे अंग्रेज़ों ने ये कोहिनूर हीरा ले लिया और वहाँ से ये अब ब्रिटेन की महारानी के पास है। वहाँ के क्राउन में जो ब्रिटेन की महारानी अपने सर पे ताज पहनती है उसमें ये कोहिनूर हीरा अब जड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस वक्त ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में जिसकी शुरुआत हुई थी, डेट भी आपको बहुत ज़रूरी है याद रखनी, 8 अगस्त, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए, 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, ऑफिशियली ये डिक्लेयर हुआ था कि आज से क्विट इंडिया मूवमेंट हम शुरू करेंगे। लेकिन जो 9 अगस्त है, कई बार आप देखेंगे कि ये भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि जो सारा पूरे देश में इसकी जो फैला था आंदोलन ये 9 अगस्त को हुआ था, क्योंकि रात को काफ़ी लेट ये डिसीजन लिया गया था कि आज से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होगा। और रात को ही 8 और 9 अगस्त के बीच की रात को ही सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था। तो इस वक्त ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड अर्विन, माउंटबैटन, वेवल या लिनलिथ गो? आंसर है लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो जो हैं ये 1936 से 1943 तक वाइसरॉय रहे थे। उनके बाद लॉर्ड वेवल यहाँ पे आए थे जो कि 43 से 47। लेकिन भारत के आज़ाद होते वक्त जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है वो थे लॉर्ड माउंटबैटन। मेरे ख्याल से ये आप सभी को पता ही होगा, ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय। और लॉर्ड अर्विन जो थे ये 1928 से 33 के बीच में रहे थे। इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी गांधी अर्विन पैक्ट। जो गांधी अर्विन समझौता हुआ था वो इन्हीं लॉर्ड अर्विन और गांधी जी के बीच में हुआ था। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन में सब्सिडियरी अलायंस की। तो कौन सा वो पहला भारतीय शासक था जिसने सब्सिडियरी अलायंस में अंग्रेजों से समझौता कर लिया था? नवाब ऑफ अवध, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव द सेकंड या फिर राजा ट्रावनकोर के राजा? इसका आंसर है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। एक एक करके सभी राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस
साइन कर दिया था, लेकिन सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद अवध और ट्रावनकोर, और बाजीराव सेकंड जो हैं ये मराठा पेशवा थे। इन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के लड़ाई के बाद इन्होंने ये ट्रीटी साइन करी थी। ये सब्सिडियरी अलायंस जो है ये क्या था? सब्सिडियरी अलायंस एक सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश एम्पायर या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अलग अलग राजाओं से, अलग अलग किंगडम से एक संधि कर लेती थी, और इस संधि के तहत उनका आपस में एक समझौता होता था कि आप हम पे अटैक नहीं करोगे और हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। और जब भी एक दूसरे को ज़रूरत पड़े, अगर इस किंगडम ए को इस किंगडम बी पे अटैक करना है तो अंग्रेज़ भी अपनी आर्मी भेजेंगे और ये दोनों मिलके बी पे अटैक करेंगे। उसके अलावा और भी कई छोटे छोटे पॉइंट्स थे, और ये आप देखेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस गुलामी की शुरुआत थी। इसी से हम अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। राजाओं की जो इंडिपेंडेंस थी वो इस सब्सिडियरी अलायंस ने छीन ली, और कई राजाओं ने इसे साइन करने से मना कर दिया, और उसी के कारण एंग्लो मराठा वॉर हुआ, मैसूर में टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई, और भी कई लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन करने से मना किया। पर अंग्रेज़ों ने एक एक करके उन सभी को हरा दिया, और फाइनली सारे ही राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। एक और नाम जो आपके लिए ज़रूरी है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली था, ही वॉज द गवर्नर जनरल। इन्होंने इस पॉलिसी को बहुत ही बढ़ावा दिया। सब्सिडियरी अलायंस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने का काम लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ये गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे। याद रखिएगा, उस वक्त वाइसरॉय नहीं होते थे क्योंकि वेलेस्ली 1798 से 1805 तक थे भारत में, और उस वक्त ये पोस्ट कहलाती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देश बंधु का जो टाइटल है वो किसे दिया गया था? तो क्या ये बी आर अम्बेडकर थे, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर है देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था, या फिर इन्हें सी आर दास भी कहते हैं कई बार। बी आर अम्बेडकर का ऐसा कोई टाइटल नहीं था, ना ही बिपिन चंद्र पाल का था, और रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट थे। कई बार एक नाम आता है दीन बंधु, इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। देश बंधु तो थे चित्तरंजन दास, जो कि बंगाल के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल लीडर थे, और दीन बंधु जो हैं ये कहा जाता है सी एफ एंड्रयूज़ को। सी एफ एंड्रयूज़ एक मिशनरी थे, एक फादर थे क्रिश्चियन चर्च के, जो कि भारत में आके उन्होंने काम किया, और वो महात्मा गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, मित्र हो गए थे, और उन्होंने भी भारत की आज़ादी को सपोर्ट किया था। तो महात्मा गांधी ने और कुछ लोगों ने उन्हें दीन बंधु कहा था। दीन बंधु का मतलब है कि जो लोग हैं, जो दीन है इस देश के, उनके ये साथी हैं, उनके बंधु हैं। तो ये देश के दोस्त हैं। देश बंधु मतलब कि देश का मित्र, और दीन बंधु मतलब कि आम जनता, आम आदमी के मित्र। तो देश बंधु और दीन बंधु। दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज़ हैं और देश बंधु चित्तरंजन दास हैं। कौन सा वो पहला देश था जिसने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत करी भारत के साथ व्यापार करने के लिए? अब आपको पता होगा कि ये सभी देशों ने, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, इन सभी ने अपनी अपनी कंपनी शुरू करी थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन कौन सी कंपनी एक स्टॉक कंपनी थी? तो इसका आंसर है डच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डच जो हैं ये दुनिया में सबसे पहले लोग थे जिन्होंने शेयर मार्केट का भी इन्वेंशन किया था। जो आज हम देखते हैं शेयर मार्केट्स, स्टॉक्स, ये सब पूरा सिस्टम डच लोगों ने इजाद किया था। और उसी तरह से जब ये शेयर मार्केट्स बन रहे थे तो उसी वक्त एक कंपनी बनाई गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। अलग अलग लोगों के उसमें शेयर थे और वो सिर्फ भारत के साथ व्यापार करती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कंपनी कौन सी थी, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है, क्योंकि सबसे पहली कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी वो सबसे पहले बनाई गई थी सन 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में बनी थी। और फ्रेंच और पोर्चुगीज़ भी उसके, पोर्चुगीज़ कोई कंपनी नहीं थी, पोर्चुगीज़ साम्राज्य था यहाँ पे, कोई उन्होंने कंपनी नहीं बनाई थी। फ्रेंच की कंपनी काफ़ी बाद में बनी थी 1660 के आसपास। तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि पहली कंपनी इंग्लिश थी, लेकिन पहली स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी डच थी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही ध्यान से, शांति से क्वेश्चन को पढ़ के आपको सॉल्व करना है। इनमें से कौन सी जगह 1857 की क्रांति में बिल्कुल भी वहाँ पे उसका असर नहीं हुआ था? झांसी, दिल्ली, लखनऊ या जोधपुर?
अब आप सबने सुना होगा कि झांसी की रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तो झांसी तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है। दिल्ली में भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे बगावत हुई थी, बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर था उसके लीडरशिप में। लखनऊ में बेगम हजरत महल के लीडरशिप में वहाँ पे भी बगावत हुई थी, वहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ था। ये बेगम हजरत महल जो हैं ये लखनऊ के जो आखिरी नवाब थे उनकी ये विडो थी, उनकी विधवा थी, और इन्होंने नेतृत्व किया था, इन्होंने और तांतिया तोपे ने लखनऊ में भी। तो इसका आंसर है जोधपुर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी राजस्थान के जो ये किंगडम्स थे, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इनमें बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे कोई रिवोल्ट नहीं हुआ था। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी जो आर्मी कैंट्स थे, जैसे कि नीमच है, नसीराबाद है, लेकिन बड़े स्केल पे जितना झांसी, दिल्ली और लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पे जो रिवोल्ट हुआ था उस स्केल का रिवोल्ट नहीं हुआ था। तो आप अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि जितने भी ये प्रिंसली स्टेट थे, जितने ये साम्राज्य थे राजा महाराजाओं वाले, उनमें इस तरह की बगावत कमी हुई थी। ज़्यादातर जो एरिया थे जो अंग्रेज़ों के अधीन थे वहीं पे ये हुआ था, जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे किसने लीड किया। तो जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, लेकिन बहादुर शाह जफर का एक कमांडर था जिसका नाम था बख्त खान। लड़ाई जो है ये बख्त खान के नेतृत्व में लड़ी गई थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो खुद 85-90 साल के बहुत ही बूढ़े थे, तो उन्होंने तो बगावत को लीड नहीं किया था, लेकिन उनका नाम फिर भी लिया जाता है। तो ये नाम जो है किसने कहाँ पे लीड किया, तांतिया तोपे कहाँ थे, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग की तरह से भी ये पूछा जा सकता है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? भट्टस्वामिन, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करिएगा। विष्णुगुप्त चाणक्य को कहते हैं, और एक और नाम है चाणक्य का, कौटिल्य। ये चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे, पॉलिटिकल गुरु थे, उनके शिक्षक थे। उनको सारा ज्ञान चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही दिया था, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी इन्होंने ही लिखी है, कौटिल्य ने, चाणक्य ने। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, गलती मत करिएगा। अर्थ देखते ही ये मत समझ लेना कि ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, जी नहीं। ये एक पॉलिटिकल साइंस के ऊपर किताब है कि कैसे साम्राज्य चलाया जाए, राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, दूसरे राजाओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, और एक देश को या एक साम्राज्य को कैसे चलाते हैं, नीति क्या होनी चाहिए राजा की, ये उसके बारे में बताती है ये किताब, अर्थशास्त्र। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही आदमी के नाम हैं। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नाम आता है विष्णु शर्मा। तो ये विष्णु शर्मा ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, जहाँ पे भी विष्णुगुप्त होगा वहाँ विष्णु शर्मा भी मिलेगा। विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं, तो इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। विष्णुगुप्त ध्यान रखना, चाणक्य विष्णुगुप्त थे, और विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र की जो कहानियां हैं इसके ऑथर थे, इसके लेखक थे। और ये काफ़ी बाद में थे, ये गुप्ता काल में हुआ करते थे, और कौटिल्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के समय, चंद्रगुप्त के समय थे। अगला क्वेश्चन है, जैनिज्म में परफेक्ट नॉलेज को क्या कहा जाता है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो इसका आंसर है कैवल्य या केवल्य। केवल्य या फिर इसे कई बार केवल ज्ञान भी कहा जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? परफेक्ट नॉलेज जब आप बहुत उसके लिए तप करते हैं, आप ध्यान करते हैं। जैसे कि भगवान महावीर जो थे उन्होंने कई साल तपस्या करी, कई साल इधर उधर भटके ज्ञान के लिए कि कहाँ पे उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो, तो फाइनली 13 साल बाद उन्हें ये ज्ञान मिला, और इसे कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई उन्हें, या फिर केवल ज्ञान। और निर्वाण जो है इसका मतलब है कि जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसे कहा जाता है निर्वाण। तो ये परफेक्ट नॉलेज को कहते हैं कैवल्य। और जिन जो है ये ध्यान रखिएगा, जो जैन शब्द है वो इस वर्ड से निकला है, जिन, ये उसका रूट वर्ड है जिन। और महावीर को ही बाद में कहा जाने लगा कि ये जो इन्होंने फिलॉसफी दी है इसे जिन कहा गया, तो उसी से वर्ड निकलता है जैन।
ये जो 4 किताबें नीचे लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी किताब एक एनसाइक्लोपीडिया है? एनसाइक्लोपीडिया का मतलब एक ऐसी किताब है जिसमें अलग 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 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई होती है। जैसे कि आजकल आपने नाम सुना होगा, ब्रिटानिका एक एनसाइक्लोपीडिया है, या फिर एक ऑनलाइन फेमस विकीपीडिया, ये भी एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया है। तो इसमें आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल सकती है। अगर आप ब्रिटानिका की पहले किताब खोलेंगे और आप इसमें चाहें कि मुझे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में जानना है, तो आपको ये जंगलों के बारे में भी इसमें जानकारी मिलेगी। और आप चाहें कि नेपोलियन के बारे में जानकारी जाननी है तो भी आपको इसमें मिलेगी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में एक साथ एक ही किताब में अगर कोई अवेलेबल कराता है तो उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जबकि एक नॉर्मल किताब जो होती है, एक आम किताब होती है, वो सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डील करती है। तो इनमें से अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता और अष्टाध्यायी, इनमें से बृहत संहिता जो है ये एक एनसाइक्लोपीडिया है। बृहत संहिता जो है वराहमिहिर ने लिखी थी और इन्होंने कई अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इसमें डिस्कशन किया है। जैसे कि जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि चांद तारे, इनका अलग अलग वक्त पे आना निकलना, लेकिन इसके साथ साथ ही पर्सनल रिलेशंस कैसे होने चाहिए लोगों के, कई तरह की इस तरह की बातें इन्होंने बृहत संहिता में करी हैं। अमरकोश जो है, ये ध्यान रखिएगा, अमरकोश संस्कृत भाषा का एक थिसॉरस है। थिसॉरस का मतलब होता है कि एक शब्दकोश, लेकिन ये डिक्शनरी से अलग होता है क्योंकि इसमें शब्दों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया जाता है कि सेंटेंस में आप कैसे इस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो ये अमरकोश जो है, ये अमर सिम्हा नाम के एक ऑथर ने लिखी थी और ये संस्कृत की थिसॉरस है। जबकि अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखी है और अष्टाध्यायी शायद आपने नाम सुना ही होगा, ये संस्कृत की ग्रामर है, इसमें संस्कृत की व्याकरण दी गई है। और इसे अष्टाध्यायी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 8 अलग अलग खंड हैं, 8 खंडों में इसका विभाजन किया गया है, 8 चैप्टर्स हैं अलग अलग, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स laid great stress on practicing mystic music? इनमें से कौन सा सूफी सिलसिला म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा जोर देता था? तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सूफीज़म क्या है। ये सूफीज़म जो है, ये जब इस्लाम भारत आया तो उसके साथ साथ एक सूफी ट्रेडिशन भी भारत में आना शुरू हुआ। ये ईरान में शुरुआत हुई थी इसकी, ईरान और जो सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, ये इस्लाम में कुछ अलग प्रैक्टिसेस जोड़ दी गई, कुछ नई प्रैक्टिसेस इन्होंने जोड़ी, और ये कुछ ईरान के कल्चर से इन्फ्लुएंस था। ईरान और टर्की का जो कल्चर था पुराना, उसके कुछ इन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाकर एक ये मिक्स जो रिलीजन बना, इसे सूफीज़म कहा गया। ये इस्लाम का ही एक हिस्सा था, ये इस्लाम से अलग कोई रिलीजन नहीं था। और बाद में सूफीज़म में अलग अलग सिलसिले हो गए, इन्हें सिलसिला कहा जाता था। सिलसिला मतलब कि सूफी ऑर्डर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये सूफीज़म में अलग अलग ब्रांचेस थी। तो इंडिया में जो मेन ब्रांच थी वो थी चिश्ती और सुहरावर्दी। भारत में सिर्फ ये 2 ही ब्रांचेस थी, बाकी सारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत में 2 ब्रांचेस थी वो थी चिश्ती और सुहरावर्दी। इनमें से भी जो म्यूज़िक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे या स्ट्रेस देते थे वो थे चिश्ती सिलसिले के जो सूफ़ी संत थे। और सबसे फेमस इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी अजमेर में दरगाह है, और अलग अलग जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी दिल्ली में निज़ामुद्दीन एरिया में इनकी आज भी दरगाह मौजूद है। ये सभी सूफ़ी संत थे। और ये आज भी जो कव्वाली गाई जाती है या फिर समा बांधा जाता है, जो जितनी भी ये दरगाह है वहाँ पे म्यूज़िक का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो भक्ति होती है जिसे कह सकते हैं आप, वो म्यूज़िक के थ्रू करी जाती है। तो इसीलिए चिश्ती संप्रदाय में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। और ये ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं अजमेर में उनकी दरगाह है और निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में। एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिए, सलीम चिश्ती, ये फतेहपुर में रहते थे, जो फतेहपुर सीकरी है। और ये अकबर इन्हें बहुत मानता था और कहते हैं कि अकबर
ने अपने बेटे का नाम सलीम इन्हीं के नाम के पीछे रखा था, और वही सलीम आगे चल के जहांगीर नाम से फेमस हुआ। तो ये अकबर के समय में थे सलीम चिश्ती, और ये क्योंकि ये फतेहपुर गांव में रहते थे इसीलिए अकबर ने अपना नया कैपिटल फतेहपुर सीकरी वहाँ पे बनाया जहाँ पे सलीम चिश्ती रहते थे। तो आज भी ये सलीम चिश्ती की जो दरगाह है फतेहपुर सीकरी में ही मौजूद है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। निश्क जो है वैदिक समय में ज्वेलरी या ऑर्नामेंट को कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम किस चीज़ के लिए किया जाने लगा? या हथियार को निश्क कहते थे, या फिर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो खेती के लिए साजो सामान होता है, या फिर ज्वेलरी या कॉइन्स? तो इसका आंसर है कॉइन्स। पहले निश्क कहा जाता था ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को, बाद में ये सिक्कों के लिए वर्ड इस्तेमाल होने लग गया। तो निश्क, और एक और वर्ड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कारशापाण, कारशापण भी कहते हैं। ये भी सिक्कों के लिए वर्ड यूज़ होता था। ये एंशियंट इंडिया में ये वर्ड यूज़ होते थे, जो आज से लगभग 2000 साल पहले का जो वक्त था उस वक्त ये वर्ड यूज़ किए होते थे। कौन सी वो संधि थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स मिल गए थे? तो ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर या ट्रीटी ऑफ बनारस? देखिए, इस तरह का अगर कभी कोई सवाल आता है तो कुछ ऑप्शंस तो आप इनमें से सीधे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंगलोर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ बंगाल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त बंगाल और उत्तर प्रदेश वाला एरिया में ही थी, तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर तो हो ही नहीं सकता। अब आप इस तरह से एलिमिनेट करिए। कभी कभी अगर आपको नहीं आते आंसर्स तो आप दो ऑप्शन या एक ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं, और उससे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ेगी। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बहुत ही फेमस ट्रीटी है ये। 1765 में साइन हुई। किस किस के बीच में? एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ दिल्ली या फिर मुगल बादशाह। दूसरे थे नवाब ऑफ अवध और तीसरे थे नवाब ऑफ बंगाल। तो उस वक्त जो भारत के सबसे तीन बड़े बड़े नॉर्थ इंडिया के साम्राज्य थे, तीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था बैटल ऑफ बक्सर में। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, और वहाँ पे ये तीनों एक साथ हार गए थे। और इसी लड़ाई के बाद एक जो संधि साइन हुई उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी में बंगाल के जो दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट्स मतलब कि जो टैक्स इकट्ठा करने का जो अधिकार है, जो लोगों से कर वसूला जाता है, उसका पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, अब इसके हाथ में मैनेजमेंट आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। तो अब इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू करा, और यहीं से कहते हैं कि जो सच्ची शुरुआत है साम्राज्य की, कई हिस्टोरियंस ने माना है कि बैटल ऑफ प्लासी नहीं थी, जो सच्ची शुरुआत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की, वो बैटल ऑफ बक्सर या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से मानी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। हर एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांस बहुत रहते हैं। इसके साथ साथ ही बैटल ऑफ प्लासी के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी का सीक्वेंस भी कई बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लड़ाई पहले लड़ी गई, कौन सी बाद में लड़ी गई। साथ में आपको जोड़ देंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में लड़ी गई थी, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ी गई थी 1761 में। तो इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है सीक्वेंस का, ऑर्डर का, कि कौन सी पहले हुई कौन से बाद में हुई। तो ये तीनों लड़ाइयाँ आप ध्यान रखिए। रज़्मनामा जो एक कंपाइलेशन है वो किसका ट्रांसलेशन है? कौन सी फेमस पुरानी जो किताब है हमारी, उसको पर्शियन में, फारसी में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। तो क्या वो पंचतंत्र है, रामायण है, महाभारत है या ऋग्वेद? इसका आंसर है महाभारत। महाभारत को जो है मिडीवल टाइम में, अकबर के समय में, रज़्मनामा अकबर ने काफ़ी सारे पुराने जितने भी हमारी जो पुरानी किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन कराया था फारसी में। तो उसी वक्त इसका भी ट्रांसलेशन हुआ महाभारत का, और इसे रज़्मनामा कहा गया। भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट से या फिर किस
व्यक्ति के कारण हुई थी। तो सबसे पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835, हंटर कमीशन ऑफ 1882 या वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। तो देखिए इनमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत थी वो लॉर्ड मैकॉले के भाषण के बाद हुई थी। इसे मैकॉलेज मिनट्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक भाषण दिया था और इस भाषण को कई बार मैकॉलेज मिनट्स कहते हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को हमें इंग्लिश में पढ़ाई करानी चाहिए, ना कि इनकी खुद की भाषा में। पहले पढ़ाई फारसी में या फिर संस्कृत में होती थी और इस मैकॉले के सजेशन के बाद ये सारी पढ़ाई इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं जो अंग्रेज़ों ने स्थापित किए या दूसरे स्कूल जिन्हें उन्होंने सपोर्ट किया, उन सब में पढ़ाई इंग्लिश में होने लगी, जिसका कारण था कि अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काम करने के लिए लोग चाहिए थे और ये सारा काम इंग्लिश भाषा में होता था। जो अकाउंट्स का काम है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्योंकि इंग्लिश भाषा में चलता था, इसीलिए वो चाहते थे कि हमें सस्ते से सस्ता यहाँ पे लेबर मिले, सस्ते से सस्ते लोग हमें मिले, क्योंकि उन्हें पहले सारे लोग इंग्लैंड से यहाँ बुलाने पड़ते थे, उन्हें काफ़ी ऊंची तनख्वाह देनी पड़ती थी काम के लिए। तो क्लर्क जितने भी हैं उनकी ये चाहत थी कि सारे क्लर्क हम इंडिया से ही हायर कर लें और वहाँ से इंग्लैंड से हमें सिर्फ ऑफिसर्स लाने पड़ें। तो ये मैकॉलेज मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1835 का। ये आप जो हंटर कमीशन और वुड्स डिस्पैच देख रहे हैं ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड थे, लेकिन इन शुरुआत जो है वो मैकॉलेज मिनट से हुई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में भी शिक्षा के लिए थोड़ा सा प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपए, कंपनी ने ये तय किया कि 1 लाख रुपए हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेगी। पर वो इतना कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं था, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इतना चेंज नहीं था। उसमें बस ये कहा गया था कि 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं। कैसे, कहाँ, कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज उससे नहीं आया था। तो ये सबसे पहले मैकॉले के कारण आया। Who among the following is remembered for the annulment of partition of Bengal? कि किस गवर्नर जनरल या किस वाइसरॉय के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन, मिंटो, हार्डिंग या केम्सफर्ड। आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन के वक्त तो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। बहुत ही फेमस घटना है ये। लॉर्ड कर्जन के वक्त उन्हीं का आइडिया था कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। आज का जो ईस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और इस वक्त बांग्लादेश और जो भारत का जो बंगाल है उसे हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब भारत सरकार इसका नाम बदल के सिर्फ बंगाल रखना चाहती है, क्योंकि अब वो वेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ईस्ट बचा नहीं, तो अब सिर्फ बंगाल है। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इसके आने के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन्हीं में से एक है कि किसके वक्त एनरोलमेंट हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जब वाइसरॉय थे उस वक्त ये डिसाइड किया गया, क्योंकि इसका बहुत भारी विरोध हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो ब्रिटिश सरकार ने उस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया, एनल कर दिया, और ये लॉर्ड हार्डिंग के वक्त हुआ था। और कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। Who was the first Indian woman to preside over Indian National Congress? कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिला? और यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि इसका आंसर कई लोग बिना सोचे समझे सीधा एनी बेसेंट मार्क कर देते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एनी बेसेंट सबसे पहली वुमन थी, कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड से आई थी, इसीलिए उन्हें फर्स्ट इंडियन वुमन हम नहीं कह सकते। फर्स्ट इंडियन वुमन वॉज सरोजनी नायडू। 1925 का जो सेशन था उसमें सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी, और एनी बेसेंट 1917 का जो सेशन था उसमें पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे ऑप्शंस में जो नाम है, देखिए राजकुमारी अमृत कौर जो हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ये भारत की हेल्थ मिनिस्टर थी सबसे पहली, और ये फर्स्ट वुमन मिनिस्टर थी आज़ाद भारत की। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं
ये भारत की तरफ से यूएन जनरल असेंबली में गई थी और वहाँ पे ये प्रेसिडेंट बनी। तो ये शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट या वुमन चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये जिसे यूएनजीए भी कहा जाता है। और ये विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि ये गवर्नर भी रही थी, काफ़ी डिप्लोमेटिक पोजीशन पे भारत की राजदूत की तरह भी इन्होंने कई देशों में अपनी सेवाएं दी, भारत में गवर्नर भी रही हैं बाद में। तो विजय लक्ष्मी पंडित। अरुणा आसफ अली जो हैं ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका बहुत ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान रहा था और इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न आज दिन तक सिर्फ 5 महिलाओं को मिला है, उनमें से ये तीसरी थी। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था सन 1997 में और ये गिने चुने कुछ 5 ही महिलाएं हैं जिन्हें आज दिन तक भारत रत्न दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनमें सबसे पहले इंदिरा गांधी को मिला था। फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न वॉज इंदिरा गांधी। उसके बाद अरुणा आसफ अली और उसके बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हैं। फिर लता मंगेशकर और 5वीं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को अभी सेंट बनाया जा रहा है। जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वेटिकन है, वो उन्हें संत की उपाधि दे रहा है, सेंटहुड इसे कहा जाता है। तो ये अभी चर्चा में है, न्यूज़ में है। उन्हें कुछ ही अगले महीने उन्हें सेंटहुड दे दिया जाएगा, उसके बाद वो सेंट टेरेसा कहलाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था और साथ ही उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता था। जो नोबेल प्राइज़ है वो पीस का नोबेल प्राइज़ जो है, पीस नोबेल उन्हें मिला था ये 1979 में। स्वतंत्रता संग्राम के इन इवेंट्स को आप क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करिए। पहला गांधी अरविंद पैक्ट, पूना पैक्ट, कराची सेशन भारतीय कांग्रेस का और इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इन इवेंट्स में आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस साल में हुए। गांधी अरविंद पैक्ट 1931 में हुआ। पूना पैक्ट ये हुआ 1932 में। पूना समझौता जो है ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कराची सेशन जो है ये 1931 में हुआ था और इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। तो अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें गांधी अरविंद पैक्ट भी 1931 में है और कराची सेशन भी 1931 में है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज रखनी इसीलिए ज़रूरी है। आप चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ें। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ें। कभी भी एक टॉपिक अगर आप उठा के उसे देख लेंगे तो उसे याद रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो देखिए, गांधी अरविंद पैक्ट के बाद ये कराची सेशन कांग्रेस ने रखा था और कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर में होता था, लेकिन ये कराची का जो सेशन है ये स्पेशली बुलाया गया गर्मी के महीने में, मार्च अप्रैल में, गांधी अरविंद पैक्ट के साइन होने के बाद, क्योंकि तब कांग्रेस ने कुछ नए बदलाव किए और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें भी उन्होंने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया। तो ये सबसे पहला जो है आएगा 1 गांधी अरविंद पैक्ट, उसके बाद दूसरा है कराची सेशन, फिर हम देखेंगे पूना पैक्ट और चौथा इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये आंसर है इसका A 1324। ये जो 1930 से लेके 1945-46 के बीच के जो इवेंट्स हैं 15 साल के, इनमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनका जो क्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें काफ़ी ध्यान से देखिएगा, एक बार इनके ईयर्स अच्छे से याद कर लीजिए कि कब इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, कब क्रिप्स मिशन आया, कब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर कौन था? एशियाटिक सोसाइटी सन 1784 में इसकी स्थापना हुई और विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। विलियम जोन्स जो हैं ये एक रिसर्च करने की, ये इन्हें इंडिया की हिस्ट्री पे, इंडिया के कल्चर पे रिसर्च करने में बहुत ही
बहुत रिसर्च इन्होंने किया और इतना इन्होंने रिसर्च किया कि एक पूरी सोसाइटी इन्होंने स्थापित करी, उसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई और ये आज भी मौजूद है। और इसकी जो लाइब्रेरी है वो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सोर्स माना जाता है भारतीय कल्चर और हिस्ट्री पे रिसर्च, जो रिसर्च हुआ है उन सब के बारे में उनकी किताबों के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ये बंगाल में कोलकाता में स्थापित की गई थी। जो दूसरे नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिसाइफर किया था। जो जितने भी अशोक स्तंभ पे जो लिखे हुए हैं इन्हें ब्राह्मी जो इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको ट्रांसलेट किया था, उनको डीकोड करके। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है भारत के इतिहास में, क्योंकि जगह जगह अशोकन पिलर्स थे पर हमें उनका मतलब नहीं पता था इन अशोक स्तंभ का कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका महत्व हमें तब पता चला जब जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें सबको ट्रांसलेट करके हमें बताया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले हेड थे और इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसे हम कहते हैं, ये आज भी मौजूद है और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। ये जितने भी भारत की पुराने किले हैं, पुराने स्मारक हैं, उन सब की जो देखभाल है, रख रखाव है, वो ASI करता है। और अगर कोई खुदाई करनी है कहीं पे रिसर्च के लिए तो वो भी ASI का काम है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये तो एक गवर्नर जनरल थे, इनका रिसर्च या फिर हिस्ट्री इससे कोई लेना देना नहीं था। इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, सूरत स्प्लिट, दिल्ली दरबार या मुस्लिम लीग का गठन? तो देखिए, मिंटो मॉर्ले 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाए गए। कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। इसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, जिसे कहा गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट या फिर नरम दल और गरम दल। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज पंचम भारत आए थे और सारे राजा महाराजा उनके सामने एक परेड करी थी, बहुत फेमस इसे कहा जाता है दिल्ली दरबार। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो आप देखेंगे इनमें सबसे पहला इवेंट है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, मॉडर्न हिस्ट्री में जो ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, याद रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से इनमें से कौन कौन लिंक्ड था? तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये 1912 में लॉर्ड हार्डिंग, जो उस वक्त वाइसरॉय थे, उनके ऊपर एक बम फेंका गया था। उन पे एक बॉम्ब फेंका गया और उसमें इनकी जान तो बच गई, कोई और उसमें मारा गया जो उनकी बग्घी को चला रहा था, जो घोड़े में आगे बग्घी को जो ड्राइव कर रहा था, वो व्यक्ति मारा गया और लॉर्ड हार्डिंग बाल बाल बच गए। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। ये बॉम्ब उन पे तब फेंका गया था जब कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हुई थी। पहले कैपिटल कोलकाता था, कलकत्ता था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इसकी घोषणा करी गई थी 1911 में, दिल्ली दरबार के वक्त जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा करी थी और एक साल बाद 1912 में ये कैपिटल ऑफिशियली शिफ्ट किया गया। तो जब ये शिफ्ट हो रहा था तब पहला दिन वहाँ पे एक प्रोसेशन, एक रैली निकाली जा रही थी और उसी में लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया। तो अब इनमें कौन कौन इनसे रिलेटेड है? रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष। देखिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है, दोनों के नाम बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है रास बिहारी घोष जो हैं ये एक कांग्रेस के नेता थे, ये एक पॉलिटिशियन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए। और रास बिहारी बोस जो हैं ये एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति थे, इन्होंने ये बम फेंका था। रास बिहारी बोस जो हैं ये इससे जुड़े हुए थे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से, इन्होंने ही ये बम फेंका था। और एक और व्यक्ति साथ में था, उसका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इसके दो आंसर हैं, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, ये दोनों दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर थे हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के। एक चीज़ आपको और बता दूं, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन दोनों ने आगे जाके, ये पकड़े नहीं गए थे, ये भाग गए थे और वहाँ से बच के निकल गए थे। रास बिहारी बोस जापान चले गए, 30 साल ये वहीं रहे और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब ये फिर से लौट कर आए बर्मा और वहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA इसकी इन्होंने स्थापना करी। ये वही INA है जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस ने संभाला, उसकी कमान संभाली, लेकिन उसके फाउंडर थे रास बिहारी बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के। और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इन्होंने HRA की स्थापना करी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन HRA, जिसमें बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी इस HRA से ही जुड़े हुए थे। तो इसकी स्थापना करने वालों में से सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम भी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। होम रूल लीग मूवमेंट से इनमें से कौन कौन जुड़ा हुआ था? ये होम रूल मूवमेंट क्या था? देखिए 1915-16 के आसपास एक मूवमेंट शुरू किया गया जिसमें कहा कि हमें होम रूल दे दीजिए। भारत के नेताओं ने अंग्रेज सरकार से होम रूल की मांग करी। इसका मतलब कि हमारा जो लोकल रूल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हम संभालेंगे और आप जो विदेशी मामले हैं या फिर कुछ जो फौज है वो ब्रिटिश सरकार उसे रख सकती है अपने पास में। ऐसा कुछ कुछ देशों में हो गया था, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन देशों को उस वक्त दे दिया गया था। तो इनमें जो आंतरिक जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ के ही लोगों के हाथ में था, लेकिन जो विदेशी नीति है, फौज है, वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही रही थी। तो इस तरह की डिमांड किन नेताओं ने करी? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। तो देखिए इस होम रूल मूवमेंट की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। तो ये दो सबसे बड़े इसके कद्दावर नेता थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय भी इससे जुड़े हुए थे। लेकिन जो इसकी स्थापना है होम रूल मूवमेंट की, वो तिलक और एनी बेसेंट ने करी थी। महात्मा गांधी, याद रखिएगा, इसके खिलाफ थे। उन्हें होम रूल मूवमेंट उसके खिलाफ थे क्योंकि उनका कहना था कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। होम रूल मूवमेंट कुछ साल चला, उसके बाद ये ख़त्म हो गया और तिलक फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ही। वैसे एनी बेसेंट ही वो थी जो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फिर से कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। आपको याद होगा सूरत स्प्लिट में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस छोड़ दी थी और एनी बेसेंट के कहने पे ही ये फिर से कांग्रेस में शामिल हुए थे। साइमन कमीशन का क्या काम था? साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा लंदन में, और इसे भारत भेजा गया था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कि भारत में हमने जो अभी तक पॉलिटिकल रिफॉर्म किए हैं उसे आप जाके देखिए क्या वो काम कर रहे हैं। जैसे कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये जो सब पास किए गए थे, क्या ये इफेक्टिव रहे हैं? क्या वहाँ पे इनसे फ़ायदा हुआ? और क्या भारत की फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सब तय करना साइमन कमीशन का काम था। और एजुकेशन रिफॉर्म, प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, ये इन्हें नहीं देखना था, और डोमिनियन स्टेटस देने की भी कहीं कोई बात नहीं थी। तो ये रिव्यूइंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स साइमन कमीशन का काम था। इसी वक्त ये नारा आया, साइमन गो बैक, और इसका भारी विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। इसमें 7 मेंबर थे और सभी के सभी ब्रिटिश थे, सभी इंग्लिश थे। तो आप देखिए कि भारत का फैसला होने जा रहा था, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं है। तो आप भारत के लोगों के बिना भारत का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसी बात को लेके पूरे भारत में भयंकर विरोध हुआ साइमन कमीशन का। जगह जगह इन्हें प्रोटेस्ट झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पूरा दौरा किया और फाइनली अपनी रिपोर्ट जो है वो इन्होंने सबमिट करी। साइमन कमीशन रिपोर्ट इसे कहा जाता है। Who was the president of लाहौर सेशन ऑफ 1929? लाहौर का जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी कांग्रेस ने। अभी तक होम रूल या फिर डोमिनियन या फिर स्वराज की बातें करी जाती थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात पहली बार 1929 में लाहौर सेशन में करी गई। और ये शायद कई लोग आप में से जानते ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही इनकी अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी 1928 में। इसमें ध्यान रखिएगा, इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। और लाला लाजपत राय की तो इस वक्त तक मृत्यु ही हो चुकी थी। 1927 में जब साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट हुए उस वक्त लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी। महात्मा गांधी की जगह इसने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी की तरफ से उनका नुमाइंदा कौन था जिन्होंने पूना समझौते पे हस्ताक्षर किए? पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और ये जो साइन थे ये मदन मोहन मालवीय ने किए थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी थे उस वक्त जेल में, और ये पुणे की जो फेमस यरवादा जेल है, यरवादा जेल में थे महात्मा गांधी ने। वहाँ पे बहुत दिनों तक भूख हड़ताल करी,
इस पूना पैक्ट को साइन करने से पहले इसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज़ों ने जो आरक्षण दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था दलितों को, जो ये दलित लीडर थे B.R. अम्बेडकर, उस वक्त दलित को कहा जाता था डिप्रेस्ड क्लासेस, ये ऑफिशियल वर्ड यूज़ किया जाता। तो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दिया गया था। ये डिमांड अम्बेडकर की थी, लेकिन महात्मा गांधी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे जो है देश टूट जाएगा, देश कास्ट के कम्युनलिज्म और कास्टिज्म में देश वैसे ही बट रहा है, इससे और ज़्यादा देश बट जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसे वापस लेने के लिए भूख हड़ताल करी और फाइनली B.R. अम्बेडकर मान गए। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड फिर से हटा ली और उसकी जगह जो असेंबली थी उसमें रिजर्वेशन दे दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो महात्मा गांधी को रिजर्वेशन से तकलीफ नहीं थी, उन्हें इस सेपरेट इलेक्टोरेट से प्रॉब्लम थी। तो ये था पूना पैक्ट, पूना समझौता 1932 में, और ये मदन मोहन मालवीय ने उनकी जगह इस पे हस्ताक्षर किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सारे जो नाम मैंने दिए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैंने 6 नाम दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सभी नाम आप जानें इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या किया था। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन इंडिया हाउस से जुड़ा हुआ नहीं था। ये इंडिया हाउस जो है ये लंदन में एक घर था। इस घर में जो वहाँ पे इंडिया से जो लोग जाते थे वहाँ पढ़ाई के लिए, ये वहाँ पे रुकते थे। ये एक अमीर आदमी ने पैसे दे के डोनेट कर दिया था कि आप लोग वहाँ रुकिए, उनके रहने की व्यवस्था करी जाती थी। स्कॉलरशिप पे जो लोग जाते थे ये सब इंडिया हाउस में रुकते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए लोग वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पे भारत की आज़ादी के लिए बात उठानी शुरू करी, अखबार वहाँ पे छापने शुरू करे। और इन लोगों में शामिल हैं मदन लाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, भीखाजी कामा। ये चारों लोग इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। ये सभी वहाँ पे लंदन में या तो पढ़ाई या किसी और काम से रह रहे थे, और ये सब इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। मदन लाल ढींगरा ने आपको बता दूं कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था वहाँ पे, उसका नाम था विलियम वाइली कर्जन। ये वो वाले लॉर्ड कर्जन नहीं है जो बंगाल पार्टीशन के समय थे, ये दूसरा एक ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था एक ब्रिटिश सरकार का, उसको इन्होंने गोली मार दी थी लंदन में, मदन लाल ढींगरा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं, इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना करी थी, और ये इंडिया हाउस में जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती थी इसके कर्ता धर्ता श्यामजी कृष्ण वर्मा ही थे। ये गुजरात के थे, ये गुजरात के एक नेता थे। विनायक सावरकर जो है ये स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ने गए थे, और फिर ये भी इंडिया हाउस से जुड़ गए, और वहाँ पे इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक आ गया था। इनमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। भीखाजी कामा ने भी इंडिया हाउस से शुरुआत करी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, और बाद में उन्होंने फ्रांस और जर्मनी में भी भारत की आज़ादी की बातें करी। दुनिया में दूसरे देशों में जाकर ये बताया कि देखिए भारत में कितनी जुल्म किए जा रहे हैं अंग्रेज़ सरकार द्वारा। जतिंद्र नाथ मुखर्जी जो हैं ये बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के एक नेता थे, इन्हें कई बार बाघा जतिन भी कहते हैं। तो ये इंडिया हाउस से जुड़े हुए नहीं थे, ये बंगाल में ही थे, ये लंदन नहीं गए थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये जनसंघ के फाउंडर हैं, और इंडिया हाउस आपको वैसे बता दूं ये 1905 से 1911 के बीच में काफ़ी एक्टिव रहा था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त नहीं थे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आज़ादी के समय जो है एक कद्दावर नेता थे, भारत की पहली कैबिनेट में थे। इन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया था भारत सरकार के मंत्री पद से, और फिर इन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी, एक नई पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी से आप कह सकते हैं एक तरह से बनी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में इन्हें फाउंडर का दर्जा दिया जाता है कि भाजपा के सबसे कद्दावर जो नेताओं में इनका नाम लिया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। इनमें से कौन सा व्यक्ति लगातार 6 साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा? तो देखिए ये सभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कभी ना कभी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य JB कृपलानी। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। इसका कारण ये था कि बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, तो कई साल कांग्रेस का सेशन हुआ ही नहीं था क्योंकि सारे नेता जेल में थे, तो कंटिन्यूसली यही कुछ साल तक रह गए। फिर 46 में जब फिर से सेशन हुआ तब आचार्य JB कृपलानी 46 में ये प्रेसिडेंट बने, और भारत जब आज़ाद हुआ सन 47 में तब JB कृपलानी ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कहीं पे कि भारत की आज़ादी के वक्त कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, आचार्य JB कृपलानी।
तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन थे। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में 48-49 में पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। सुभाष चंद्र बोस 37 और 38 के सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, अपनी नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार था, बंगाली अखबार था, इसकी स्थापना किसने करी थी और कौन इसके एडिटर थे? तो देखिए, ये राजा राम मोहन रॉय का अखबार था। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं राजा राम मोहन रॉय। ये सोशल रिफॉर्मर हैं 19वीं शताब्दी के, जो भारत के कुछ राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राम मोहन रॉय ने इस अखबार की शुरुआत करी थी, बंगाली में था। इसकी खासियत ये थी, ये पहला अखबार था जो किसी भारतीय ने शुरू किया, जो उसे मैनेज करता था, पब्लिश करता था और एडिट भी करता था। इसके पहले जितने भी अखबार थे वो भारत में यूरोपियन लोग चलाते थे, जो अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ जो सरकार का हिस्सा नहीं थे, कुछ ऐसे भी अंग्रेज़ थे, वो लोग ज़्यादातर अखबार चलाते थे या प्रिंट करते थे। ये पहला अखबार था जो किसी भारतीय ने पूरी तरह से निकालना शुरू किया, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी। बिपिन चंद्र पाल तो आपको जैसा कि पता है कांग्रेस के नेता थे, लाल बाल पाल में से ये एक थे। और बाघा जतिंद्र नाथ मुखर्जी, मैंने आपको बताया। और जतिंद्र नाथ मुखर्जी का एक ध्यान रखिएगा, युगांतर, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था युगांतर पार्टी, और इनका भी एक अखबार आता था, उस अखबार का नाम भी युगांतर था। तो ये कई बार पूछ लेते हैं अखबारों के नाम, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जो अखबार आते थे कि कौन किस अखबार को निकालता था। एक बाल गंगाधर तिलक का जो अखबार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अखबार निकालते थे तिलक, एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। देखिए, केसरी तो आता था मराठी भाषा में और मराठा आता था इंग्लिश में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इंग्लिश अखबार, इनमें से कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने छापा था। तो मराठा जो है इंग्लिश में था और केसरी मराठी भाषा में। भारत में किसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, क्योंकि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इन्होंने ही 1793 के आसपास भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी थी। इन्होंने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें एक अलग ऑफिसर के लिए एक अलग रिक्रूटमेंट हो, अलग कैडर बने, कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर लाए जाएं। इस तरह की बात इन्होंने कही थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई थी जिसमें सिर्फ क्लर्क्स की ज़रूरत हो, उसका एक पूरा साम्राज्य बनता जा रहा था और उसे संभालने के लिए आपको पॉलिटिकल, जुडिशियल ऑफिसर्स चाहिए। तो इन्हीं ऑफिसर्स को शुरुआत जो करी थी कॉर्नवालिस ने, इन्हें शुरू किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस ने जब ये शुरू किया तब ये कोई एग्ज़ाम नहीं होता था जैसे आजकल IAS का एग्ज़ाम होता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। सीधा जो अंग्रेज़ में इंग्लैंड के जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े परिवार हैं, नोबल फैमिलीज़ हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, उन परिवारों के जो बच्चे थे उन लोगों को सीधा अपॉइंट कर दिया जाता था एज ऑफिसर सिविल सर्विसेज में। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और वेलेस्ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, सब्सिडियरी अलायंस याद रखिएगा, वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस के लिए फेमस हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। उससे पहले जो टाइटल है वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया इन्हें। इनमें से कौन जस्टिस पार्टी से जुड़ा हुआ था? देखिए, जस्टिस पार्टी ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक पार्टी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये पार्टी शुरू करी गई थी और 1920 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। और ये भी आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें प्लस सोशल रिफॉर्म, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सोशल रिफॉर्म भी चाहते थे और ये पॉलिटिकल नेशनल रिफॉर्म्स और नेशनल मूवमेंट से तो जुड़े हुए थे ही। इससे कौन कौन जुड़ा हुआ था? राजगोपालाचारी नहीं थे, ये कांग्रेस के नेता थे। सरोजिनी नायडू भी कांग्रेस की नेता थी। EV रामास्वामी और CN अन्नादुरई। EV रामास्वामी, जिन्हें कई बार नायकर या फिर पेरियार भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हें पेरियार कहते हैं। पेरियार का मतलब फादर, या फिर जैसे हम कहते हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं, वैसे ही पेरियार भी एक तरह से उपाधि है। पेरियार कहा जाता था EV रामास्वामी को। ये जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे दोनों। और यही जस्टिस पार्टी, आपको बता दूं, आगे चल के जो आज की DMK पार्टी है, जो करुणानिधि की पार्टी है DMK,
जस्टिस पार्टी ने अपना नाम बाद पहले कर लिया DK द्रविड़ कड़गम, बाद में इसका नाम कर दिया गया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और इसी में से एक अलग पार्टी हो गई जिसको हम कहते हैं AIADMK, जिसकी जयललिता नेता हैं, इसे कहते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ये इसकी शुरुआत जस्टिस पार्टी की तरह हुई थी और ये बहुत ही इन्होंने रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स किए थे, मंदिरों में दलितों की एंट्री करवाना और इस तरह से कई सारे कुओं से पानी जो है दलितों को पीने नहीं दिया जाता था, वो इन्होंने इस तरह की प्रथाओं के अगेंस्ट इन्होंने बहुत काम किया, बहुत सक्सेसफुल भी रहे। और EV रामास्वामी और CN अन्नादुरई ने बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने, ये 67 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। और EV रामास्वामी तो तब तक नहीं थे, ये आज़ादी के पहले और उस आज़ादी के वक्त ये नेता थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेता हैं। EV रामास्वामी इस जस्टिस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। RSS का फाउंडर कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये सभी जो नाम मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनमें से 3 नाम RSS से जुड़े हुए हैं, 2 नाम जुड़े हुए हैं, केशव बलराम हेडगेवार और MS गोलवलकर। विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। ये हिंदू महासभा के बहुत सालों तक प्रेसिडेंट रहे थे विनायक दामोदर सावरकर। और मदन मोहन मालवीय भी जो हैं, ये कांग्रेस प्लस हिंदू महासभा, इन दोनों के प्रेसिडेंट रहे मदन मोहन मालवीय। और ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी थी, BHU, और पिछले साल इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और 1916 में BHU की स्थापना हुई थी, इसीलिए ये 100 साल पूरे हुए हैं अभी 2016 में। और इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसे 100 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन चल रहे हैं अभी BHU के पूरे साल, और इसी उपलक्ष्य में ही भारत रत्न भी पिछले साल दिया गया था मदन मोहन मालवीय को। और RSS के फाउंडर, इसका आंसर है केशव बलराम हेडगेवार। MS गोलवलकर जो हैं, ये दूसरे प्रेसिडेंट रहे थे RSS के। सबसे पहले फाउंडर और प्रेसिडेंट ये थे केशव हेडगेवार, और दूसरे थे MS गोलवलकर। ये काफ़ी लंबे समय तक RSS के प्रेसिडेंट रहे थे, 1940 से 1973 तक, लगभग 33 साल। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि इस वक्त RSS के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। RSS में वैसे प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं, सरसंघ चालक इसे कहा जाता है, जो टाइटल है सरसंघ चालक। तो अभी वो मोहन भागवत हैं। RSS की स्थापना ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1925, ध्यान रखिएगा। केशव हेडगेवार 1925 और सरसंघ चालक इस पोस्ट को कहा जाता है। MS गोलवलकर बाद में दूसरे प्रेसिडेंट थे और अब इस वक्त मोहन भागवत हैं। स्ट्राची कमीशन इससे रिलेटेड था। स्ट्राची कमीशन जो है ये फेमाइन रिलीफ से था। जो अकाल पड़ता है, भुखमरी होती है, फेमाइन का मतलब जो अकाल के कारण जो भुखमरी फैलती है, उसमें उसके रिलीफ एफर्ट्स के लिए ये स्ट्राची कमीशन 1880 में गठित किया गया था। इसने ये सारे सजेशन दिए थे जो हम आज तक फॉलो करते हैं कि जब भी अकाल पड़े तो सरकार की तरफ से रोज़गार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, राशन दिया जाना चाहिए सस्ते दामों पे, राशन बांटने का काम बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, गायों के लिए चारा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करी जाए। ये सारे सुझाव स्ट्राची कमीशन ने दिए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्राची कमीशन, और कई सारे सुझाव हम आज दिन तक इसके फॉलो कर रहे हैं। तो इसका एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ फेमाइन रिलीफ से था। मोपला रिबेलियन कहाँ पे हुआ था? मोपला रिबेलियन आप याद रखिएगा, केरला में हुआ था। ये 1920 में मोपला, या कई बार इसे मपिल्ला भी कहा जाता है। ये मोपिल्ला जो होते हैं ये केरला के मुस्लिम लोग थे, और वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ साथ जो वहाँ के ज़मींदार थे, उन ज़मींदारों के खिलाफ भी ये रिबेलियन हुआ था। तो इसके 2 थे, ये 2 लोगों के अगेंस्ट था। एक तो ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट तो था ही, तो ये ब्रिटिश के साथ साथ जो हिंदू ज़मींदार थे वहाँ के, उनके खिलाफ भी था, क्योंकि ये वहाँ पे उनका काफ़ी शोषण करते थे। ये मोपिल्ला जो है ये काफ़ी गरीब हुआ करते थे और हिंदू ज़मींदार उनका काफ़ी शोषण करते थे। तो जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसी वक्त ये मोपिल्ला रिबेलियन भी हुआ केरला में। NWFP का मतलब होता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस।
ये एक अलग स्टेट था अंग्रेज़ों के समय और अंग्रेज़ शासन के समय, जो आज पाकिस्तान में है। ये ट्राइबल इलाका था जिसे पंजाब से अलग कर दिया गया था। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं। जो आज आप न्यूज़ में कई बार ये नाम सुनते हैं, जैसे कि स्वात वैली, खैबर पास, जो अफ़गानिस्तान से लगता हुआ इलाका है पाकिस्तान का, ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। इनमें से कौन से एक्ट में सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा, आपको यहाँ पे कहीं भी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स नहीं दिख रहा होगा। ये मैंने जानबूझ के इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स का नाम लिखा है, क्योंकि इसे कई बार इस नाम से भी जाना जाता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी हम कहते हैं कॉमनली। तो ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया, और इसी से भारत में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है, ये बांटो और राज करो की राजनीति के तहत बढ़ा दी गई, और ये पहली बार 1909 में हुआ था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 भी एक एक्ट था, और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, मोंटेगू कैम्सफर्ड को भी कहते हैं। मोंटेगू कैम्सफर्ड रिफॉर्म्स जो कि 1919 में आए थे, उन्हें कई बार मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। थैंक यू।